7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो है थोड़ा तेजी से कराएंगे क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। बस पूरा रट के आप सभी लोग जाइएगा। पूरा विकल्प और मानचित्र में 2 चीजें आप सभी लोग को समझा देंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर जो भी आएगा एक भी मत छोड़ के आना, जो भी याद रहेगा आप घास सब भर डालना। सिर्फ आपको विकल्प देखना, मानचित्र यही आपको बेहतरीन, दोनों में छोड़ना नहीं है। अभी देखिए 10 नंबर का मानचित्र का आएगा, उसको भी मैं समझा देंगे। 20 विकल्प ये 30 नंबर 60 वाले हो जाएंगे। बाकी लिखने वाले में आराम से खींच देंगे आप, भर के भी काफी आएंगे। 80 प्लस आराम से पार कर जाएंगे इसमें। 85 87 90 92 तक स्पीड जा सकते हैं। अगर मैंने पूरा विकल्प जो दे रहा रट लिया आप सभी लोग मानचित्र, तो गारंटी है जो भी होशियार बच्चे हैं 90 से क्रॉस कर जाओगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। यहाँ से बच्चों मैंने डायरेक्ट आंसर टू आंसर लिख रहा हूँ, बस वही आपको रट के जाना है क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। जान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए ऑप्शन में टाइम लगता है। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य, यही हमारा जो सही होगा आंसर, ठीक है। हमारे यहाँ जो शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य दो तरह से। केंद्र का जो होता है पीएम होता है और राज्य का सीएम। वियना संधि कब हुई थी? हमारा 1815 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर 1992 में। पूरा डिटेल में पूछ लेगा तो 24 अप्रैल, ध्यान दे रहा हूँ ना, ठीक है। 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1992, इसीलिए 24 अप्रैल को हमारे यहाँ पर दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक व तनाव, हिंसा, दल बदल, उपयुक्त सभी। इसको मैंने पूरा ऑप्शन इसलिए लिख दिया बच्चों की पूरा ऑप्शन में मिलेगा। तो इसमें अगर आपको जो है लोकतंत्र में क्वेश्चन आ गया, अगर ज्यादातर देखिए अगर उपयुक्त सभी दिया रहेगा ऑप्शन पे लोकतंत्र वाले में, तो उसी पे लगाइएगा ज्यादातर, ठीक, क्योंकि इसमें हमेशा उपयुक्त सभी ज्यादातर रहता है। लॉयस किस प्रकार का संसाधन है? यह सभी लोगों को मालूम है, अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? फिर से देख लीजिए एक बार, आप इनको समझा दे रहे हैं। नवीकरणीय मतलब कि जिनका प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। और अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं हमारे? कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, गैस, उसके बाद येलो हो गया, ठीक, इतना बता दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी को दूसरे भाषा में देखिए पूछता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसका नाम है परंपरागत ऊर्जा, और जो अनवीकरणीय ऊर्जा है इसका नाम है गैर परंपरागत। दोनों को रहेंगे, उसको ध्यान रखना, एग्जाम में काफी कंफ्यूज करता है। तो नेक्स्ट अगला बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, 11 क्वेश्चन हो गया, 12वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ से देखिए जो डायरेक्ट आंसर है बस आप सभी लोग उसी को पढ़िएगा, ठीक। आंसर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में तो टाइम नहीं और टाइम ज्यादा जाता है। डायरेक्ट जो एग्जाम में हमें एक ही आंसर लिखना है, तो बस उसी को ध्यान रखिएगा। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ये सब आप सभी लोग को क्लास में रटवा चुके हैं पूरा। ये कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र। देखिए इसी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। इस तरह काली मिट्टी ना करके पूछ लेगा कि रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तभी महाराष्ट्र में। इसी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार मतलब जो फलता है, यानी दालें। क्या हो जाएगा हमारा? दालें। मोनाजाइट रेत में क्या हमारा पाया जाता है? थोरियम। मैंने इसको देखिए शॉर्टकट में से ले लिया। मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सब सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, बस इतना आपको पढ़ना, फालतू चीजें कुछ नहीं पढ़ के जाना है। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, क्या बोलते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और अगला देखिए जो मैंने बी लिखा है, अंतरराज्यीय व्यापार। देखिए थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। अब अंतरराज्यीय व्यापार क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। यानी किसी देश के अंतर्गत, यानी देश के अंदर जो भी व्यापार होता है, मैंने एक राज्य से या जिला से जो भी होता है वो हमारा अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार अंतरराष्ट्रीय पूछा है तो हो सकता है अंतरराज्यीय पूछ ले। तो अंतरराज्यीय में क्या बताया है कि देश के अंतर्गत व्यापार, वो हमारा अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखिए जो किसी देश का विकास हमारा प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य स्थिति, साक्षरता, उसके बाद देश की जो है आवागमन का भी साधन होना चाहिए, रेल, ये सब आते जाते हैं। तो इसमें हमेशा क्या उपयुक्त सभी, इसमें जब भी दिया रहेगा ऑप्शन में तो उपयुक्त सभी पे लगाना, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
पड़ोसी देशों में से मानव विकास लिहाज से कि देश की स्थिति भारत से बेहतर है तो श्रीलंका। ये भारत कर यहाँ पर मानव का जो एचडीआई मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, एचडीआई बोलते हैं, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ध्यान रखिएगा इसको भी। एचडीआई भी आ सकता है, कभी कभी पूछा है एग्जाम में कि एचडीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। तो जो इसका आंसर आएगा आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ये भी रहेगा उद्यमों का स्वामित्व। तो इसी पे आप सभी लोग सही लगाइएगा, ठीक। मैं डायरेक्ट 1 से 2 ऑप्शन रख रहा हूँ जो आपको एग्जाम्पल सिर्फ आंसर याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किनके द्वारा, सदस्यों द्वारा। और ऑप्शन भी रहेगा उसमें ये भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए लास्ट जो है ये 824 FB जो पुराना पेपर था पूरा मैं आपसे इनको सोल्यूशन करा दिया हूँ। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक। यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा प्राथमिक। अब यहाँ से देखिए तीनों को आपको बहुत तेजी में समझा रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, जैसे मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि पालन, खेती बाड़ी, ठीक, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में कौन से आते हैं, जितने भी हमारे कारखाने होते हैं, कपड़ा बनाना, भट्टों से ईंट बनाना, दिया सलाई बनाना, ये सब जितने औद्योगिक कहने का मतलब चीजें होते हैं हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, अध्यापक, डॉक्टर, मास्टर, वकील, रेलवे, LIC आदि जो भी हमारे होते हैं सब तृतीय क्षेत्र में, ठीक। तो तीनों को आप लोगों को मैंने व्याख्या करा दिया है। हर बार एग्जाम में इसमें कोई ना कोई पूछता है, तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में कोई ना कोई आप सभी लोग पा जाएंगे, परिभाषा पूछेगा 3 से 4 नंबर का, या टिप्पणी भी आ सकता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ ऑनलाइन में मैंने बता दी। नेक्स्ट अगला बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों जो है अब 20 क्वेश्चन आप सभी लोग को खत्म हो गया। अब यहाँ वन लाइनर समझा रहे हैं, जो जो पेपर में आपके आने के इम्पोर्टेंट है आपको वो लाइनर में बता रहा हूँ, जहाँ से लगभग मिला जुला के आपका लगभग 35 से 40 टोटल विकल्प हो जाएंगे, जो आपके बड़े क्वेश्चन और बीच वाले क्वेश्चन में भी काम करेगा। तो देखिए जो अगला मैं क्वेश्चन लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक दिवस। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 5 सितंबर को, ठीक। अब यहाँ मैं डायरेक्ट ऑप्शन टू ऑप्शन करा रहा हूँ बच्चों। तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। किसके जन्मदिन पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपति राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता हो गया, यहाँ देखिए मैंने जो गड़बड़ कर दिया, यानी राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कहकर हम किसको संबोधित करते हैं, महात्मा गांधी जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो हम किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को। देखो ना, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। किसने कहा था सबसे पहले राष्ट्रपिता इनको, जो है सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, न्यूयॉर्क पड़ता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो इसको भी आप सभी लोग केयर कीजिएगा, पूछा है ये भी कई बार एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुआ था, 1885। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में। किसने किया था, एक अंग्रेज था, उसका नाम था सर A.O. ह्यूम करके, ये भी ध्यान रखिएगा। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950, ठीक। संविधान को बनाया किसने था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई, यहाँ ध्यान देखिएगा, यूरोप में पूछा तो यूरोप में हमारा 1820 में। अगर आयरलैंड में पूछ लेता कि आलू का अकाल कब पड़ा था, तो 1829, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो 1829 था हमारा, ये आयरलैंड।
ठीक, ये आयरलैंड में हमारा अकाल पड़ा था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये सभी लोगों को मालूम होगा, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी। ठीक, उसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या नाम था उसका, चंपारण। ठीक, चंपारण 1916 यानी 1917 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें 1916-17, जब भी कभी 16 भी आ जाता है 17 भी। तो जो गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से, पूछेगा क्वेश्चन इस तरह कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर जो है सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था, तो ये बिहार के। ठीक, बिहार के किस जगह से, चंपारण, उस जगह का नाम 1917 में, या 1916-17 करके मिल सकता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हमारे देश में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका हो गया वन लाइनर क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन और बच रहा है, लगभग मिला जुला के आपका 40 से 45 क्वेश्चन के समथिंग विकल्प हो जाएगा, जो आपका एग्जाम के लिए जान ले 90% गारंटी ले रहा हूँ। 18 से 19 क्वेश्चन आराम से बताऊंगा। अगर 1-2 क्वेश्चन है या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा भी पढ़ सकता है। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो ये जो देने वाले हैं आप सभी लोग को, देखिए एसएसटी का, एसएसटी का आज पूरा जो पेपर है, देखिए पुराना पेपर का जो कोड हमारा 825 FV, क्योंकि जो भी पेपर आ रहा है जान लीजिए पिछले साल का लगभग 70% क्वेश्चन वही उठा के दे रहा है। तो आज सभी लोगों को देखिए पूरा पेपर का मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ। जो भी 1 घंटा क्लास जा सकता है या जो भी टाइम लगेगा, विकल्प तो आपका एक भी बाहर नहीं जाने देंगे, जान लीजिए धुआं धुआं काट देंगे आप एग्जाम में। लेकिन बशर्ते पूरी मेरी क्लास आपको देखकर जाना है, अदरवाइज आप कहीं भटकिएगा मत। जो भी मेरे स्कूल के बच्चे या ग्रुप के हैं जिनके भी पास मेरा नोटिफिकेशन जा रहा है, आप सभी लोग इस पूरे पूरे क्लास को मेरे देख के जाइएगा। विकल्प को एकदम तो मार के जान लीजिए उसका तहस नहस कर देंगे, एक भी विकल्प बाहर नहीं जाने दूंगा। पूरा 20 के 20 गारंटी ले रहा हूँ, मैं फंसाऊंगा। वैसे मैंने एक आध क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन 18-19 तो आप छोड़ेंगे नहीं, पूरा भी पा सकते हैं। तो ये काफी जबरदस्त धुआं धुआं करने वाला क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है, जो सीधा आपके दिमाग में प्रवेश करेगा। आप एग्जाम में तो तोड़ फोड़ कराओगे पूरा, तो अच्छे से जो है लिख कर आओगे। दबा के भी मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे टॉपिक से लिखना है, क्या चीजें कहाँ पर आएगा। तो आज टाइम ना लेते हुए, ये आखिरी पेपर आप सभी लोगों का बच्चों है, और इस मेरे वीडियो को आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना आप सभी लोगों के ग्रुप में होगा उतना आप सभी लोग के पास शेयर कीजिएगा, रात में भेज दीजिएगा जो भी आपके ग्रुप में होंगे, क्योंकि थोड़ा उसमें भी हो सकता है मेरा भी कुछ भलाई हो जाए चैनल का आप सभी लोग के सहयोग से, क्योंकि मैं आप सभी लोग के लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ मित्रों। तो आप सभी लोग का फर्ज है कि गुरु दक्षिणा थोड़ा बहुत होना चाहिए। और आप सभी लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए जो है टाइम न लगाते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा है, हाँ, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789, 1779, 1799। तो जो हमारा फ्रांस का क्रांति हुआ था बच्चों कितना, 1789 में। अब बाय द वे देख लीजिए पूरा मंथ भी आ सकता है, अगर मंथ दे दिया तब क्या करेंगे, बात जाएंगे। तो मंथ को ध्यान रख के रहना, 14 जुलाई। ठीक, टोटल अगर डिटेल में आ जाएगा तो कितना, 14 जुलाई 1789 को। ठीक, यहाँ से पूरा एनालिसिस करा के फुल दे रहे हैं, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बाहर ना जाने पाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन का संबंध था कहाँ से, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो नेपोलियन कहाँ का रहने वाला, फ्रांस से। अब अगला जो इससे क्वेश्चन बच सकता है बच्चों कि नेपोलियन का जो है पराजय किस युद्ध में हुआ था। तो उस युद्ध का नाम था बच्चों जो है वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध, वाटरलू। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो वाटरलू का युद्ध हुआ था हमारा 1815 में। इस तरह आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन सीखते चल रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था हमारा, 13 अप्रैल 1919 को। अब जो इससे पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, पंजाब। ध्यान रखिएगा। इसमें जो है, जो इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था किसने, जनरल डायर उसका नाम था। ठीक, अंग्रेज मैन था। तो वहां तक आप नहीं जाइएगा, बस राज्य याद रखिएगा, जगह। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आप सभी लोग परिचित होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको तगड़ा रगड़ के जाना है। दूसरा देखिए मैंने
ऑप्शन लिख दिया रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका भी एक बहुत फेमस बुक है, उसको भी आप सभी लोग को ध्यान देना, इसीलिए मैंने यहाँ विकल्प पे रखा है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक का नाम है बच्चों, उसका नाम है गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। द फर्स्ट प्राइज नोबेल विजेता ऑफ इंडिया 1913 में इन्हीं को ही मिला था, गीतांजलि के लिए। तो ध्यान रखिएगा, उनका भी एक वो पुस्तक का नाम जो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना ये कब हुआ था? देखिए इसमें काफी लोग कंफ्यूज कराते हैं, कुछ लोग आपको पढ़ाते हैं 1945 बताएंगे, लेकिन वो हमारा गलत आंसर होगा। जो भी आप सभी लोग एग्जाम में लगा के आइएगा 1944 को, कहीं भी देखिएगा कोई भी अगर वीडियो में, तो आप वहां पर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने इसमें काफी बार खोज किया है, तो 1944 पे ही लगाना, ठीक है। अभी देखिए IMF और दो चीज, यानी जो हमारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यही इसी सम्मेलन में हुआ था, तो इन्हीं दोनों का जो है उत्पन्न हुआ था। कौन? एक था हमारा ये IMF और दूसरा क्या था? WB। तो इनको भी पूछ सकता है। इन दोनों का स्थापना जो एक ही डेट पे हुआ था, कब? 1944 के, इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है जुड़वा बहनों के नाम से। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको फैक्ट दे, ध्यान करके जाइएगा। ऐसा कोई एनालिसिस पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, जिस तरह मैं पूरा पेपर को करा रहा हूँ, ध्यान से खाली रखते जाइएगा। एक विकल्प के साथ आप 3-3 क्वेश्चन कर रहे हैं साल। अब देखिए जो हमारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर? न्यू हैम्पशर करके एक शहर था अमेरिका का, ठीक, वहां पर हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये भी जो भी बच्चे अभी क्लास रेगुलर नहीं लिए थे मेरे, तो उनको तो वैसे जाहिर सी बात है नहीं मालूम होगा, या बाहर कहीं पढ़ रहे होंगे तो बताया ही गया होगा। अगर नहीं मालूम है तो देखिए पहले हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? यानी पहले, इसके पहले केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 9 थे, लेकिन अब एक हमारा कम हो गया, यानी हमारे पास इस समय वर्तमान में कितना है? 8। तो आप सभी लोग ध्यान करके जाइएगा, ऑप्शन में 9 भी रहेगा, 8 भी, तो 8 पे लगाना। कितने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को ध्यान रखिएगा। जो नया हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है, शामिल हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, उसका जो है एकीकरण किया गया था, उसका नाम है लद्दाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, अब यहाँ से देखिए बच्चों जो है लगभग आप सभी लोग को मिला जुला के 50 से 60 क्वेश्चन समथिंग ऊपर हो गया होगा, पिछली बार मैंने बता चुका हूँ। यहाँ से देखिए सब मिला के लगभग 100 के समथिंग पहुंच जाएंगे, और 100 में मैंने जो भी बताया एकदम सब रामबाण है। सबने अवज्ञा आंदोलन ये कब चालू हुआ था? हमारा 1930 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने चालू किया था। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है क्या? टंका खाते, ठीक, यानी टाका बोला जाता है। और मेघालय में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या बोलते हैं? मेघालय का कोई एक है ना, उसको बिहार के बाष्पीय सिंचाई जो होता है हमारा, और पूरा वर्षा छत जल, मतलब कि बारिश को पूरा छत पे रोकने वाला एक पूर्ण राज्य कौन बना था? तमिलनाडु। ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में पूरे वर्षा के पानी को रोक दिया जाता है। भूमि में क्या है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक, भूमि में क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ऐसे खाली स्थान पूछ लेगा। भारत की राजभाषा है क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी। नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं सभी लोग? मेयर, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुरानी पेपर 2017-18 का है, जो भी दे दे रहा है लिखकर। नगर निगम के प्रमुख को मेयर बोलते, ध्यान रखिएगा। लोगों के बीच एक सामान्य विकार है किसका? आय का। ऑप्शन में ऐसे रहेगा 3-4 चीजें, एक ये भी रहेगा, तो इसी पे टिक लगाना, आय। वर्ष 2006 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश थे? तो वह 2006 तक अगर पूछेगा तो आप सभी लोग 149 लगाइएगा। लेकिन अगर इस समय वर्तमान में पूछ लेगा कि विश्व व्यापार यानी WTO, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, तो इस समय जो है 164 देश है, ठीक है। एक नया 165, लेकिन वर्तमान पूछ लेगा तो +1, यानी 165 देश है। जो नया हमारा आया उसका नाम अफगानिस्तान, ये नया देश इसमें शामिल हो गया। लेकिन ये इतना अंदर जाएगा नहीं, ये आंकड़ा पूछ सकता है। 2006 में 149, 2023-24 के 2024 में पूछेगा तो 165, अगर ये नहीं रहेगा तो 164 पे लगाना। उसके बाद देखिए ये जो मैंने दोनों नीचे लिखा है WTO WHO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, यही है। इनका मुख्यालय पूछ लेता है बच्चों। तो WHO और WTO इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वो जिनेवा में। मुख्यालय पूछ लेगा कि जैसे ऊपर मैंने लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क। तो इन दोनों को भी यहाँ से लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा, जिनेवा। ठीक, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बस इतना आप सभी लोग को खाली याद करके जाना है। और एक्स्ट्रा जो देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध भी आ सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था हमारा 1939 से 1945। इसको भी एक्स्ट्रा रखिएगा याद। और दो चीजें और आपको इनको ध्यान देना है, हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 जो बम गिराया गया था। ठीक, पूछ लेगा कि हिरोशिमा पर दो जगह है, ये जापान का एरिया है, हिरोशिमा नागासाकी। तो 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 का, इसका नाम था फैटमैन। तो ध्यान दे रखिएगा इन दोनों डेट को भी। तो बस ये आप सभी लोगों का होता है बहुविकल्पीय समाप्त। आप इन सभी लोगों को अच्छे से रगड़ कर जाइएगा। अब आप सभी लोगों को कराने वाले हैं मानचित्र का क्वेश्चन, देखिए। ठीक, तो मानचित्र का जो है आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो आपका रहेगा मानचित्र का, काफी डेंजरस होगा, अच्छे से देख के जाइएगा उसको। अब यहाँ से देखिए बच्चों, जो आप सभी लोगों को यहाँ से 10 नंबर आपका मानचित्र का आएगा। ठीक, 5 नंबर आपका रहेगा पूरा इतिहास से, और 5 नंबर जो हमारा आएगा वो भूगोल और अर्थशास्त्र, और ये क्या नाम है जो लोकशास्त्र, लोक मतलब तंत्र है, या उसे सब मिला के जो है 5 नंबर उधर आएगा। तो इतिहास से आपका खाली सिर्फ 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप जवाब देते हो सिर्फ तो आधा नंबर पाओगे, और अगर पूरा मानचित्र में दर्शाएंगे तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे आप सभी लोग जो भी लोग विद्या लिए होंगे, विद्या में दिया गया होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या एरिया है आपका पूरा। तो कलकत्ता सितंबर विद्या में देख लेना। बाकी मैं जो क्वेश्चन है डायरेक्ट उसको क्वेश्चन आपसे इनको बता रहा हूँ। जो इसमें क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो कहाँ पर? लाहौर 1929। उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, ऐसे पूछेगा। तो ये जगह कहाँ पर है? चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922 को। ये भी ऑप्शन में भी आ सकता, पूछ लेगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। जगह कहाँ पर है? गोरखपुर में। मानचित्र में देख लेना कहाँ पड़ता है ये अपने उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। नहीं आएगा, कम से कम जवाब आप याद रख करे रहेंगे, तभी आधा नंबर पा जाएंगे। वह स्थान जहाँ 1920 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में देखिए सितंबर जब पूछेगा तो नागपुर। 2 कंडीशन है, सितंबर हमारा नागपुर, और दिसंबर जब पूछ लेगा तो कलकत्ता में। एक ही डेट दोनों था। और उसके बाद मद्रास, एक आ जाता है कि मद्रास में पूछ लेता है कि जो है चेन्नई, अर्थात मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था कब? हमारा 1927 में। इसको भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा, चेन्नई यानी मद्रास। ये चेन्नई कहाँ पड़ता है? ये मद्रास का जगह है। ये जो हमारा सम्मेलन हुआ था 1927 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और बाकी कुछ इसमें बच नहीं रहा। लाहौर जानी गए, मद्रास हो गया। बाकी यहाँ नीचे वहाँ था जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो ये नमक कहाँ बनाया गया था? डांडी में। कब बनाया गया था? 12 मार्च 1930। ये आपके 5 क्वेश्चन थे, एक मैंने एक्स्ट्रा लिखा है 6। बस इतना क्वेश्चन आप सबको याद करके जाना है। बाकी मैंने पूरा क्लास में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री एक बार कराया था। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आप सब लोग पढ़ लीजिएगा शुरुआत से। बंगाल विभाजन मैंने बनाया था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय, शुरू से मैंने एक बार क्लास में लिया हुआ था। तो पूरा आप सब लोग अच्छे से रगड़ के जाइएगा। तो और जो जो देखिए क्वेश्चन बचते हैं हमारे इसमें पेपर में, ध्यान से देखिएगा। अब खा जो आएगा 5 नंबर का ऐसे नीचे रहेगा। तो इसमें जो हमारा 5 नंबर का पूछा गया है पेपर कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, ऐसे चिन्ह रहेगा, देखिए एस चिन्ह सहित जो परमाणु ऊर्जा केंद्र का चिन्ह रहेगा ऐसे है। तो हमारे देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र कई है।
जो हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है उसका नाम है नरौरा, बुलंदशहर में। ठीक। दूसरा हमारा रावत भाटा, राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद कलपक्कम, तमिलनाडु। उसके बाद हमारा जो आ जाता है कलपक्कम, काकराझार, काकरापार ये हमारा गुजरात में पड़ता है। उसके बाद कर्नाटक में कोई करके है, मतलब ये देखिए आप सभी लोग को एक कोई लिखना रहेगा, 3-4 बता दिए। कौन कौन सा? नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है उत्तर प्रदेश। दूसरा जो है काकरापार, ये पड़ता है गुजरात में। तमिलनाडु में क्या बताया अभी सभी? कलपक्कम, कलपक्कम ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो 3 बता दिए, एक खाली आपको लिखना रहेगा। अगला जो रहेगा इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र अपना सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ जाता है, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। नक्शे में देख लेना ये राज्य कहाँ पड़ते हैं, बस वही लिखना रहेगा आप सभी लोगों को। सलाल बाग ये कहाँ पड़ता है? चिनाब नदी पे। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। सलाल बाग। और एक क्या था वो, भागीरथी नदी पे कोई पड़ता है वहां पर, टिहरी बांध। ठीक है, ध्यान से रखिएगा इसको। टिहरी बांध भी काफी बार पूछा है। टिहरी बांध हमारा जो है भागीरथी नदी उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है हमारा? अर्जुन, अर्जुन बांध कृष्णा नदी पे। कृष्णा, कावेरी सब पे ध्यान रखे रखना, बड़े बड़े बांध लिखवाया मैंने काफी बार। दक्षिण भारत की एक नदी, तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब दक्षिण भारत की नदी है, कोई भी एक दर्शा देना। राजस्थान का राजधानी जयपुर, तो राजधानी भी कोई एक याद कर लेना। तो इस तरह से आप सभी लोग को 20 विकल्प मैंने कराया, 10 मानचित्र, 30 क्वेश्चन मैंने दे दिया, बच रहा 40 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, कुछ भी भर के आइएगा, खाली मत छोड़ेगा। आपको फुल 80, 82, 85 नंबर, 90, 92 तक आराम से जा सकते हैं आप सभी लोग। तो मित्रों बस यहीं पर मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। काफी मेहनत किया मैंने वीडियो बनाने में, तो मेरे मेहनत को बेकार मत जाने देना। मेरे वीडियो को जितना भी होगा सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितने भी आप सभी लोगों के ग्रुप में मित्र होंगे सबके पास भेज देना। ये क्वेश्चन दे के जाइए, एग्जाम को फाड़ कर आइए पूरा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।